नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर भारत के साथ होने वाले एफटीए को लेकर के कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रहे थे और भारत ने इन्हें एक स्ट्रॉन्ग जवाब दे दिया है। भारत का कहना है कि जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे बराबर होने लगेगी तब हम एफटीए पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय लास्ट 3 क्वार्टर से यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ की हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अजीब तरीके की डिमांड रखी है पश्चिमी देशों से कि वो भारत के ऊपर बैन लगाना शुरू करें, और वहीं भारत ने कई पश्चिमी देशों के प्रोडक्ट इंपोर्ट पर बैन इंपोज करना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से भारत की क्वालिटीज पर सवाल खड़े हुए हैं। चाइना की डेवलपमेंट ग्रोथ भारत से बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भारत के साथ होने वाले तीसरा प्रोजेक्ट को लेकर के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और रिसेंटली चाइना के साथ हुए विवाद के बाद ये प्रोजेक्ट भारत के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इजरायल और हमास के बीच अब कतर का एंगल सामने आ चुका है। कई प्रकार के आतंकियों की फंडिंग कतर के द्वारा की जा रही है। आज के इस वीडियो में भारत, यूके, चाइना, यूरोप, बांग्लादेश, इजरायल और कतर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत के साथ होने वाली एफटीए डील को लेकर के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इनकी एक टीम लगातार भारत से इस चीज पर बातचीत कर रही है और इंटरनली नेगोशिएशंस भी शुरू किए जा चुके हैं। लेकिन इन्होंने इस डील में एक बड़ी गलती कर दी। गलती ये कि इन्होंने भारत के सामने एक डेडलाइन फिक्स कर दी है, यानी कि भारत को एक पर्टिकुलर डेट तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। और इसी बीच भारत का जवाब सामने निकल के आ चुका है, जहां पर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस पर कहा है कि हम आपके नियम के मुताबिक नहीं चल सकते। आज हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करीब 7 से 8% के बीच है, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार डिक्लाइन फेज में चली जा रही है। ऐसे हम इस बात की इंश्योरिटी कैसे ले सकते हैं कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के बराबर इस एफटीए के बाद हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत को इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए ये डेडलाइन का गेम छोड़िए और जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे बराबर हो जाए और सारे पैरामीटर्स मैच करने लगे तो उसी दिन भारत एफटीए डील को फाइनलाइज कर देगा। आपके हिसाब से भारत का ये कदम सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है रूस के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि चीन से। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि इस समय चीन सबसे ज्यादा रूस की मदद कर रहा है, लेकिन चीन रूस का आखिर दुश्मन कैसे हो सकता है? वो इस तरीके से कि चीन की तरफ से लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को कि आप इंडिया के ऊपर, खासकर पीएम मोदी के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करना शुरू करें। और चीन ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि रिसेंटली पीएम मोदी रशिया विजिट पर जाते हैं और भारत और रूस के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन किया गया है। इससे चीन को यह बात समझ में आ चुकी है कि भविष्य में अगर वो भारत के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है तो रशिया यहाँ से सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा और चीन अकेला पड़ जाएगा। लेकिन चीन डायरेक्टली रशिया को ये बात नहीं बोल सकता, इसीलिए चीन ने वेस्टर्न कंट्रीज पर ताने मारने शुरू कर दिए हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेंगे हम उनके देश की कंपनीज पर बैन लगाएंगे, उस देश पर ही बैन लगा देंगे। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री सीधे सीधे रशिया विजिट पर जाते हैं, 2 दिन की यात्रा कंप्लीट करके वापस आते हैं। इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स, न्यूक्लियर डील्स की जाती हैं, इसके बावजूद भी पश्चिमी देशों ने एक शब्द भी नहीं बोला है। हालांकि कुछ नेताओं ने पीएम मोदी पर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसे उतनी ज्यादा हेडलाइंस नहीं मिली और इसी चीज पर चीन ने पश्चिमी देशों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आपके हिसाब से चीन रूस का दोस्त है या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत के मसाले और तमाम फूड आइटम्स के ऊपर एक काफी बड़ा इंपोर्ट बैन लगाया जाता है। यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज करीब 527 इंडियन फूड आइटम्स के ऊपर इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। उनका कहना है कि इनके अंदर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स मिले हैं और तमाम तरीके के पेस्टिसाइड्स हैं, जिसकी वजह से इनको ये अपने देश के अंदर इंपोर्ट नहीं करा सकते। भारत ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इंटरनली इन चीजों की जांच शुरू हुई और तमाम चीजें खुल करके भी सामने आई हैं। लेकिन अब भारत ने भी अपने फूड स्टैंडर्ड्स क्वालिटीज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया है और इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि भारत ने अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाली चीज, विस्की सहित करीब 1500 फूड आइटम इंपोर्ट्स को रोक दिया है और इनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं कि इनमें भी फूड सेफ्टी का इशू है और सही मायने में इसे कहते हैं बदला लेना। तमाम देशों ने भारत के फूड आइटम्स, चाहे वो मसाले हों या फिर अलग अलग खाद्य पदार्थ, इन पर सवाल खड़े किए, इनके इंपोर्ट्स को रोका गया, जिससे भारत की किरकिरी पूरी दुनिया में हुई। लेकिन अब जब भारत ने इनके इंपोर्ट्स को रोका है तो भले ही बड़े मीडिया कवर ना कर रहे हो, लेकिन जितने भी मीडिया ने इनकी बात कवर की है, इससे ये जो खुद को डेवलप कंट्रीज बताते हैं, इनके फूड स्टैंडर्ड्स और फूड क्वालिटी पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं और ये इनकी इंडस्ट्री पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, शायद इन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। फिलहाल भारत का ये कदम आपके हिसाब से सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन की जो सेकंड क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फिर से डिक्लाइन फेज में जानी शुरू हो चुकी है। जहाँ एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 8%
10% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं चीन को इस बार भी भारी नुकसान रहने पड़े हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें बताया गया कि साल 2024 में जो सेकंड क्वार्टर है इसमें भी चाइना की डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत बुरी रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो पहले क्वार्टर में चाइना की ग्रोथ करीब 5.3% थी, लेकिन अब ये घटकर के 4.7% रह गई है और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया गया है, जिसमें चाइनीज लोगों का ही हाथ है। असल में चाइना के अंदर अब डिमांड पूरी तरीके से कम हो चुकी है। जहां फर्स्ट क्वार्टर में चाइना के अंदर जो कंजम्पशन था वो 3.7% का था, लेकिन अब ये गिर करके सिर्फ 2% हो गया है, जिसकी वजह से न मार्केट में सप्लाई चेन बैलेंस हो पा रही है, प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा और अब चाइना को एक काफी बड़ा डिक्लाइन फेस करना पड़ा है। और अगर हम इसी क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करें तो करीब 7.6% की है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8% की थी। और अगर मंथ वाइज ये डेटा निकाला जाए तब भी भारत की ग्रोथ 3% और 4% से कभी भी नीचे नहीं गई है। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 4 दिन की चीन यात्रा पर जाती हैं, लेकिन वो 3 दिन में ही चीन से वापस लौट आती हैं। और इसी बीच उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने निकल के आ रही है कि तीसरा प्रोजेक्ट के अंदर वो चीन की जगह भारत को इंक्लूड करने वाले हैं। भारत और बांग्लादेश एक लंबे समय से प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन एक बार फिर चीन के साथ हुई खटपट भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया है। यदि तीसरा प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात की जाए तो 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच इसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के समझौता किया जाता है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। 2011, 2017 और साल 2024 में भी इस प्रोजेक्ट पर बातचीत की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जा पाया है। असल में दोनों देशों की सीमा से लगने वाली इस नदी के पानी को बंटवारे को लेकर के ये डिस्प्यूट चलता आया है। इसमें किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किस तरीके से डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा, इसी चीज पर यह बहस चलती चली आ रही है। फिलहाल अगर ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश की तरफ से भारत को ऑफर किया जाता है तो इसमें करीब करीब $1 अरब की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जिससे दोनों ही देशों को फायदे मिलेंगे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इजरायल और हमास के बीच एक लंबे समय से चली आ रही जंग के बीच अब कतर का एंगल भी सामने आ चुका है। असल में कुछ एलिगेशंस लगे हैं कतर के ऊपर कि कतर की तरफ से कई आतंकवादियों को फंडिंग की गई है। डिटेल्स की बात की जाए तो ये किसी छोटे मोटे आदमी का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे राइन याइर नेतन्याहू का है। उनका कहना है कि फारस की खाड़ी में कुछ आतंकवादी हैं जिनकी पूरी सिक्योरिटी, उनका पूरा मैनेजमेंट कतर के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर इन आतंकवादियों को फंड देने का आरोप कतर पर लगा दिया है और कहा कि पाकिस्तान के बाद कतर वो दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा इस तरीके की आतंकवादी एक्टिविटीज में फंडिंग देता आया है। और ऐसा पहले कई बार नोटिस किया जा चुका है कि जब इजरायल और हमास के बीच वॉर किया जाता है तो उस वॉर को कराने वाले जो हमलावर थे वो कतर में बैठ करके ये सारी चीजें एंजॉय करते हुए देखे गए थे। इसके अलावा इजरायल और ईरान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट में भी कहीं न कहीं कतर का एंगल देखा गया है और कई मामले में कतर को पकड़ा गया है। कतर का सपोर्ट काफी ज्यादा पाकिस्तान के साथ भी है और कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि कतर और पाकिस्तान के बीच एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट सबमरीन्स को लेकर के एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिससे वो सीधे सीधे अरेबियन सी के माध्यम से इंडियन ओशन पर नजर रख सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।